हाँ जी, सभी को नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में कविता क्या है निबंध पर चर्चा की थी। आज अपने कविता क्या है निबंध पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं। तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है ये। अपने जितने भी साथी यूट्यूब पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को बता दें कि अपने स्कूल व्याख्याता हिंदी से संबंधित कुछ वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के PYQ कंप्लीट कर दिए हैं, काव्य शास्त्र और स्नातकोत्तर स्तर के PYQ कंप्लीट कर दिए हैं। अब कुछ निबंध विधा है, जो निबंध विधा के प्रश्न, कहानी विधा के प्रश्न है, जो टफ प्रश्न आते हैं, उनसे संबंधित कुछ वीडियो आपके समक्ष पहुंचा रहा हूं। जितने भी साथी यूट्यूब पर नए देख रहे हैं ये वीडियो, एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। तो अपने आज कविता क्या निबंध पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वो प्रश्न देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं कविता क्या निबंध के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। पहला प्रश्न वो है कि कविता क्या है, ये जो निबंध है ये शुक्ल जी का निबंध किसमें संकलित है, कौन सी पुस्तक में संकलित है? तो याद रख लेना, ये जो शुक्ल जी का निबंध है ये निबंध चिंतामणि में संकलित है। और चिंतामणि के कौन से भाग में संकलित है? तो भाग 1 में संकलित है। चिंतामणि के कौन से भाग में संकलित है? तो भाग 1 में संकलित है। ये जो प्रश्न है इनमें से लगभग आपके पेपर में पूछा जा सकता है, लगभग पूछा जा सकता है भाई। हाँ जी, चिंतामणि कुल कितने निबंध है भाव या मनोविकार से संबंधित? ये प्रश्न आया हुआ है पेपर में। ये जो 17 निबंध है ना, ये प्रश्न है वो पेपर में आया हुआ है। भाव या मनोविकार संबंधी जो प्रश्न, जो निबंध है वो कितने निबंध है? तो निबंध है 17 निबंध है भाई। ठीक है, भाव या मनोविकार से संबंधित निबंध कितने हैं? तो 17 निबंध है। ये प्रश्न आया हुआ है आपने। हाँ, कविता क्या है शुक्ल जी का निबंध है, ये किस प्रकार का निबंध है? ठीक है, इसकी शैली किस प्रकार की है? तो काव्य चिंतन संबंधी ये निबंध है, काव्य के चिंतन संबंधी निबंध है। ये याद रख लेना, महत्वपूर्ण है ये कि कविता क्या है, ये जो शुक्ल जी का निबंध है ये किस प्रकार का निबंध है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो किस प्रकार की शैली का निबंध है? ये काव्य चिंतन शैली का निबंध है। ये याद रख लेना, काव्य चिंतन शैली का निबंध है। अगला जो प्रश्न है वो है कि कविता क्या है, यह निबंध सर्वप्रथम कौन सी पत्रिका में छपा था? ये जो उस समय की प्रतिष्ठित पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका, और इसमें सन 1900 ईस्वी, संवत नहीं है ये, सन है भाई, ये सन है। ठीक है, सन 1909 ईस्वी में छपा था ये। ठीक है, सरस्वती पत्रिका में कब छपा था? सन 1909 ईस्वी में, याद रख लेना। पहले ये जो कविता क्या है निबंध है ये कौन सी पत्रिका में छपा था? तो कौन सी पत्रिका में छपा था? सरस्वती पत्रिका में। कब छपा था? सन 1909 ईस्वी में छपा था भाई। हाँ जी, चिंतामणि पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? चिंतामणि जो पुस्तक है ये जो पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? याद रख लेना। तो पूर्व में किस नाम से प्रकाशित हुई थी? तो ये विचार विथि नाम से प्रकाशित हुई थी। किस नाम से प्रकाशित हुई थी? ये विचार विथि नाम से प्रकाशित हुई थी भाई। ठीक है ना, ये विचार विथि नाम से प्रकाशित हुई थी। शुक्ल जी ने हृदय की मुक्तावस्था को रसदशा कहलाए कहा है। ठीक है, और हृदय की मुक्तावस्था को रसदशा, और अगर देखा जाए तो मन की मुक्तावस्था को, सॉरी, आत्मा की मुक्तावस्था को, आत्मा की मुक्तावस्था को, आत्मा की मुक्तावस्था को क्या बताया है? तो ज्ञान दशा बताया है। और हृदय की मुक्तावस्था को क्या बताया है? तो रस दशा बताया है। और इसी रस दशा को जब मनुष्य वाणी का रूप देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं भाई? उसे कविता कहते हैं। प्रसिद्ध पंक्ति है ये, प्रसिद्ध परिभाषा है। ये परिभाषा असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में मुझसे पूछी गई थी। असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में यही परिभाषा मुझसे पूछी गई थी। आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो कविता क्या है? तो फिर मैंने बताया कि मैंने सर कविता को महसूस किया हुआ है। कविता महसूस करने की चीज है, जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार वो नई नई लगती है। जैसे आचार्य शुक्ल ने ये परिभाषा दी है कि आत्मा की मुक्तावस्था है वो ज्ञान दशा कहलाती है, और हृदय की मुक्तावस्था है वो रस दशा कहलाती है। हृदय की जो मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, इसको जब मनुष्य वाणी का रूप देता है ना तो वो क्या कहलाती है? तो वो कविता कहलाती है। ये परिभाषा मैंने उनको बताई थी। हाँ जी, ये अपने महत्वपूर्ण भी है। तो आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा, हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तो रस दशा को मनुष्य जब वाणी का रूप देता है तो उसे क्या कहते हैं? हृदय की इसी रस दशा को जब मनुष्य वाणी का रूप देता है, वाणी का रूप देता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कविता कहते हैं। ठीक है, इससे संबंधित एक मेरे को प्रसंग याद आता है कि स्कूल, ये जो अपने स्कूल में लगा करती थी 12वीं के सिलेबस में, तो मैंने
कविता क्या है, ये अभिव्यक्ति और माध्यम में कविता से संबंधित उनको पढ़ाया था। क्योंकि बच्चों को ये बताया गया था कि आप कभी भी मेरे से पूछ लेना कि कोई भी प्रश्न है वो कभी भी पूछ सकते हो। तो एक बार क्या है कि सुबह 5 बजे एक बच्ची का कॉल आया कि सर कविता क्या है। मैं नींद में था, मैं कविता क्या है, कहा सर कविता क्या है, मैं कविता क्या है, कहा सर कविता क्या है, आपने बताया था ना वो कविता क्या है। मैं कंफ्यूज हो रही थी, तो बताओ सर कविता क्या है। मैं मन में सोचो कविता क्या है, पता नहीं कविता क्या है, ये कविता क्या हो सकती है। फिर मेरे दिमाग में अरे 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 ये तू कहां से बोल रही है। फिर कि सर मैं तो यहाँ से बोल रही हूँ और मैं कविता क्या है, ये कविता पढ़ रही थी, कविता लेखन पढ़ रही थी, तो मेरे दिमाग में है कि कविता क्या है, तो सोचा कि सर से ही पूछ लेती हूँ। तो फिर मैंने उनको बताया। और दूसरी बात ये बताया कि बावड़ी छोरी, ये कोई समय है कविता क्या है पूछने का, दिन में पूछ लिया, अगर मॉर्निंग में पूछ लिया। तो ऐसे करके ये प्रसंग मेरे हमेशा याद आता है जब भी मैं कविता के निबंध बच्चों को पढ़ाता हूँ। कंपटीशन के एग्जाम में जब मार्गदर्शन में मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ तो वहां ये प्रसंग जरूर बताता हूँ। मेरे को वास्तव में बहुत गजब एक प्रसंग है कि सुबह सुबह की कविता क्या है सर, मैं तो कविता क्या है, मैं कंफ्यूज हो गया। मैं नींद में कविता क्या है, कविता क्या, एकदम पूरी गहरी नींद थी सुबह 5 बजे। तो ऐसा प्रसंग था। कविता क्या है, तो कविता क्या है, आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी रस दशा को मनुष्य जब वाणी का रूप देता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कविता कहा जाता है। हाँ जी, शुक्ल जी ने भाव योग को किसके समक्ष माना है, कर्म योग और ज्ञान योग के समक्ष। भाव योग को किसके समक्ष माना है, कर्म योग और ज्ञान योग के संबंध। ठीक है, कर्म योग और ज्ञान योग से संबंधित। शुक्ल जी की कर्म में प्रवृत्त होने वाली शुक्ल जी कर्म में प्रवृत्त होने वाली किसी मानते, भावात्मिका बुद्धि है ना, भावात्मिका को कर्म में प्रवृत्त होने वाली मानते हैं। ठीक है, भावात्मिका को कर्म में प्रवृत्त होने वाली मानते हैं। अब देखो शुक्ल जी के अनुसार ज्ञान या विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती। कर्म प्रवृत्ति के लिए मन में किसका होना आवश्यक है, तो वेग का होना आवश्यक है। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शुक्ल जी के अनुसार ज्ञान या विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती। कर्म प्रवृत्ति के लिए मन में किसका होना आवश्यक है, तो वेग का होना आवश्यक है भाई। अगला प्रश्न है कि शुक्ल जी ने महाभयानक मानसिक रोग किसे माना है, तो अर्थ पिशाच कृपण को। ठीक है, अर्थ रूपी पिशाच, कृपण मतलब कंजूसी, सॉरी कंजूस, कृपण का मतलब होता है कंजूस को, जिसमें मनुष्य आधा मर जाता है। अर्थ पिशाच कृपण होता है ना, उसमें मनुष्य आधा मर जाता है। अर्थ पिशाच कृपण, कृपण का ये जो कृपण है, इस कृपण का अर्थ है कंजूस। कृपण का मतलब क्या होता है, कंजूस होता है। ये जो कृपाण होता है इसका अर्थ होता है तलवार। कृपाण का मतलब क्या होता है, तो कृपाण का मतलब क्या होता है, तलवार। ये क्या है दोनों, ये दोनों शब्द युग्मक है भाई। हाँ जी, कविता क्या है, निबंध में महाक्रूर पुलिस कर्मचारियों के लिए कौन सी दवा आवश्यक बताते हैं, तो कविता रूपी दवा को आवश्यक बताते हैं वो। इसमें महाक्रूर पुलिस कर्मियों के लिए या पुलिस कर्मचारियों के लिए अगर कोई दवा है तो वो दवा कौन सी है, तो वो कविता रूपी दवा है वो। अगर वो कविता पढ़ेंगे ना तो उनका हृदय कोमल होगा और वो क्रूर से क्या हो जाएंगे, तो कोमल हृदय वाले हो जाएंगे। पुलिस कर्मी क्या हो जाएंगे, कोमल हृदय वाले हो जाएंगे। आजकल तो ये सबके लिए जरूरी हो गई है कविता। जो IITN है, जो डॉक्टर्स है, जो पुलिस कर्मी है, अर्थात जो टेक्निकल विभाग में जितने भी है वो साहित्य लिख रहे हैं, और जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी है वो साहित्य से विमुख हो रहे हैं। देखो कितनी बड़ी विडंबना है। और जो साहित्य से अलग इतर जो लोग हैं वो साहित्य में प्रवेश कर रहे हैं, और अपने वाले तो अलग हो रहे हैं। ऐसे है, कोई बात नहीं, अपने याद करते हैं कि महाक्रूर पुलिस कर्मचारियों के लिए क्या आवश्यक है, तो दवा रूपी क्या आवश्यक है, तो कविता रूपी दवा आवश्यक है भाई। हाँ जी, शुक्ल जी ने इस निबंध में कल्पना को कितने भागों में बांटा है, तो कल्पना कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। ठीक है ना, कल्पना कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। एक तो विधायक कल्पना और एक होता है ग्राहक कल्पना। ठीक है, एक तो कौन सी कल्पना, तो विधायक कल्पना, और एक कौन सी होती है, तो एक कौन सी होती है, तो ग्राहक कल्पना। ठीक है, कल्पना के कितने भेद बताए, तो कल्पना के 2 भेद बताए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना है इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, विधायक और ग्राहक कल्पना किसमें होती है। अब 2 प्रकार की कल्पना तो होती है, ये किस किस में होती है, जो विधायक कल्पना ये तो कवि में होती है, और ये सहृदय में होती है। सहृदय अर्थात ग्राहक में होती है। ग्राहक कल्पना किस में होती है, सहृदय में होती है। और विधायक कल्पना किस में होती है, तो कवि में होती है। ठीक है ना, कल्पना कितने प्रकार की बताई गई है, तो कल्पना 2 प्रकार की बताई गई है। हाँ जी, अगला प्रश्न है कि शुक्ल जी सौंदर्य को कहाँ की वस्तु मानते हैं, अपने अंदर की वस्तु मानते हैं। ये जो सौंदर्य होता है ना, सौंदर्य अंदर होना चाहिए भाई, सौंदर्य अपने अंदर होना चाहिए। अपने इसको बाहर खोजते हैं, सौंदर्य बाहर की चीज नहीं है, सौंदर्य अंदर की चीज है। अपने अब्दुल कलाम आजाद को सुंदर क्यों मानते हैं, क्योंकि वो अंदर से शुद्ध थे, उनकी आत्मा पवित्र थी।
आत्मा। जो विवेकानंद थे, विवेकानंद को क्यों अपने पूछते हैं, क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो अपने, उनकी आत्मा, उनका जो आंतरिक सौंदर्य था, अपने अंदर की वस्तु थी, वो उनकी सुंदरता झलकती है। इसके कारण अपने अपने इन महापुरुषों को याद करते हैं। तो या महापुरुषों को कैसे याद करते हैं? वो शरीर से सुंदर थे या आत्मा से सुंदर थे? तो वो आत्मा से या मन से सुंदर थे। ठीक है ना? हाँ जी। अगला अपने बात करते हैं, शुक्ल जी काव्य के कितने पक्ष मानते हैं? 2 रूप होते हैं। काव्य के कितने पक्ष होते हैं? याद रख लेना, 2 पक्ष होते हैं। एक तो सुंदर पक्ष होता है और एक कुरूप पक्ष होता है। एक तो कौन सा पक्ष होता है? तो सुंदर पक्ष होता है। और एक कौन सा होता है? तो एक कुरूप पक्ष होता है। हाँ जी। अगला देखो कि मन को अनुरंजित करना या उसे सुख या आनंद पहुंचाना। मनोरंजित करना, एक प्रकार से खुश करना, या उसे सुख या आनंद पहुंचाना, यदि कविता का अंतिम लक्ष्य है, यदि कविता का अंतिम लक्ष्य है, वह केवल शुक्ल जी के अनुसार क्या होगा? वह शुक्ल जी के अनुसार क्या होगा? विलास मात्र होगा। केवल मात्र, या फिर मात्र क्या है? तो ये विलास की सामग्री है। कविता क्या है? विलास की सामग्री। कविता क्या हो जाएगी? अगर कविता का काम लोगों को खुश करना, मनोरंजित करना, ठीक है, उसे आनंद पहुंचाना, सुख देना, जैसे अपने रीतिकाल में बात कर रहे थे, तो वो कविता क्या बन गई थी? वहां कौन सी सामग्री बन गई थी? कविता विलास की वस्तु बन गई थी, विलास की सामग्री बन गई थी। ठीक है, याद रखना भाई। मूर्ति विधान के लिए भाषा में कौन सी शक्ति से काम चलाने की बात शुक्ल जी कहते हैं? मूर्ति विधान के लिए भाषा में कौन सी शक्ति होनी चाहिए? भाषा में लाक्षणिकता होनी चाहिए। लक्षणा शक्ति, या फिर क्या होना चाहिए? तो लाक्षणिकता होना चाहिए। भाषा में क्या होना चाहिए? लाक्षणिकता होना चाहिए। वो लाक्षणिक मूर्तिमत्ता के कवि जिस प्रकार घनानंद थे भाई, ठीक है ना? घनानंद क्या थे? तो लाक्षणिक मूर्तिमत्ता के कवि थे। हाँ जी। अगला प्रश्न है, वो प्रश्न है कि शुक्ल जी ने कविता की भाषा में तीसरी विशेषता किसे माना है? तीसरी विशेषता है वो वर्ण विन्यास को। वर्ण विन्यास महत्वपूर्ण होना चाहिए। कविता में क्या होना चाहिए? तो कविता में वर्ण विन्यास होना चाहिए। कविता में क्या होना चाहिए? कविता में वर्ण विन्यास होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है कि कविता की आयु कैसे बढ़ती है? नाद सौंदर्य से। नाद का मतलब क्या होता है? नाद एक प्रकार की क्या है? तो आवाज, संगीत सौंदर्य से। कविता का एक प्रकार का लय चलता है ना, कविता में एक प्रकार की लय चलता है। जैसे कविता एक प्रकार, एक तरफ से अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, तो ये क्या बन जाएगी? ये कविता से उसकी क्या बढ़ती है? तो उससे कविता की आयु बढ़ती है। क्या बढ़ती है? आयु बढ़ती है। ठीक है ना? कविता से उसकी क्या बढ़ती है? आयु बढ़ती है। किससे बढ़ती है? नाद सौंदर्य से। अब देखो आज का जो प्रश्न है, अगला प्रश्न वो है कि शुक्ल जी ने इस निबंध में, अर्थात कविता क्या है निबंध में, किसे अलंकार नहीं माना है? कौन सा ऐसा अलंकार है जिसे अलंकार मानते ही नहीं है? तो वो कौन सा अलंकार है? स्वभावोक्ति को अलंकार मानते नहीं है। शुक्ल जी स्वभावोक्ति को अलंकार मानते ही नहीं है भाई। ये अपने क्या है कि आज की कविता क्या है निबंध पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं मैंने आपको। हाँ जी। अंत में आपको बता दें कि अपने जितने भी साथी यूट्यूब पर नए जुड़ रहे थे उनको बता दें कि अपने गूगल प्ले स्टोर पर अगर आप सर्च करोगे पढ़ाई संसार, तो आपको ये ऐप मिलेगी। इस ऐप में आप वीडियो कंटेंट, जितने भी हिंदी से संबंधित वीडियो कंटेंट है, वो प्राप्त कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करोगे पढ़ाई संसार, ठीक है? जब सर्च करोगे पढ़ाई संसार तो गूगल प्ले स्टोर पे आपको ये ऐप मिलेगी। इस ऐप में अपने हिंदी से संबंधित कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगे, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, स्कूल लेक्चरर हो, राजस्थान एसआई हो, पटवारी हो, वीडियो हो, फोर्थ ग्रेड हो, जितने भी हिंदी से संबंधित एग्जाम होते हैं सब एग्जाम की वीडियोस कंटेंट है, पीडीएफ कंटेंट है, वो वहां प्रोवाइड हो जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। धन्यवाद।